प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने सेरीकल्चर के अंतर्गत सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल शुरू की थी। लाइफ साइकिल में आपको लार्वा अवस्था तक की जो भी जानकारी है वो मैं आपको दे चुका हूँ। एक बार और आपको ये रिपीट करना चाहूँगा कि सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो स्टेज होती है, अवस्था होती है, वो लार्वा अवस्था ही होती है, क्योंकि हैचिंग के उपरांत निकलते ही ये लार्वा तुरंत फीडिंग शुरू कर देता है और बहुत बड़ी मात्रा में भोजन ये ग्रहण करता हुआ और बहुत तेज़ी के साथ विकसित होता है और इसका आकार कुछ ही दिनों में, जो प्रारंभ में ये 0.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, तो पूर्ण विकसित होते होते 7 से 10 सेंटीमीटर तक का हो जाता है। और कई सारे इसमें शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, जिसमें रंग का परिवर्तन भी होता है, साइज़ का परिवर्तन होता है और कुछ अंगों की कुछ संरचनाओं का निर्माण भी होता है, जैसे स्पिन रैट का निर्माण होता है, सैलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो विकसित होती हैं, आदि इत्यादि। तो ये जो लार्वा अवस्था है ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है और इस अवस्था के बाद ये जो लार्वा है ये प्यूपेशन की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो जो प्यूपा अवस्था है वो किस प्रकार की होती है उसे समझिए। अभी जो मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि इसमें लार्वा अवस्था भी दिखाई गई है, इसके कोकून्स कैसे होते हैं वो भी दिखाए गए हैं, प्यूपा कैसा होता है वो भी दिखाए गए हैं और एडल्ट की भी इसमें फिगर्स देखने को मिल जाएंगे आपको डी के अंतर्गत। तो जैसे ये मध्य में लार्वा आप देख रहे हो, तो ये 3 चित्र हैं लार्वा के, तीनों में आपको इसके अलग अलग स्वरूप आपका दिखाई देगा। और प्रमुख रूप से जैसे आप देखेंगे तो इसके हेड वाले रीजन में, जैसे ये साइड में ए के अंतर्गत देख रहे हो, तो हेड वाले रीजन में 2 आई स्पॉट्स भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और आगे इसका एक प्रोजेक्टेड माउथ है जिसमें स्पिन रैट की संरचना विकसित होती है, जिसके माध्यम से ये अपने कोकून का निर्माण करता है। तो अब ये प्यूपेशन पे आइए। प्यूपा अवस्था जो होती है वो किस प्रकार की होती है। जैसे ये सामने आप स्लाइड देख रहे हो, स्लाइड में लेफ़्ट में जो सी के अंतर्गत ये जो 2 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों इसके प्यूपा हैं, यानी प्यूपा बनने के बाद, फॉर्मेशन के बाद इस तरह की संरचना दिखाई देती है। एक और इसमें आप डायग्राम है वो देख सकते हैं, चित्र है वो देख सकते हैं सी के अंतर्गत, इसमें ये सिल्क मॉथ का प्यूपा दिखाया गया है। तो प्यूपेशन जो होता है उसके अंतर्गत क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं ये समझिए। होता क्या है कि जैसे ही जो कैटरपिलर होता है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से उसकी वृद्धि हो चुकी होती है, तो वो भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है, फीडिंग उसकी स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, खाना बंद कर देता है और अगले चरण में जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो अगले चरण में जाना यानी प्यूपेशन में जाना। तो जैसे ही ये कैटरपिलर है जो पूरी तरीके से जब तक विकसित होता है तब तक इसके माउथ वाले रीजन में स्पिन रैट नामक संरचना भी पूरी तरीके से विकसित हो जाती है और एक जोड़ी सैलाइवरी ग्लैंड्स भी पूरी तरीके से विकसित हो चुके होते हैं। स्पिन रैट के संबंध में मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ ब्रिसल्स पाए जाते हैं जिनको सिल्क स्पिनिंग ब्रिसल्स बोलते हैं। उनके माध्यम से ये सिल्क को अपने शरीर पर लपेटने का काम करता है। एक तो दूसरा क्या है कि इसकी जो सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो सैलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो भी एक प्रकार का लिक्विड सीक्रेट करना प्रारंभ कर देती हैं, जिसको हम सिल्क फ्लूइड भी कह सकते हैं। सिल्क फ्लूइड बेसिकली क्या है, ये सलाइवा है, लार है कैटरपिलर की। तो ये जो लार है, सलाइवा है, ये बेसिकली सिल्क मटेरियल है। यही जैसे ही इसके शरीर से बाहर आता है, सीक्रेशंस जो इसके बॉडी से बाहर आते हैं सलाइवी ग्लैंड्स के माध्यम से, और जब ये बाहर आते हैं तो बाहर आते ही ये
एक धागे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और सख्त हो जाते हैं, और इस धागे को अपने शरीर पर लपेटने का कार्य स्पिन रेट द्वारा किया जाता है। तो सैलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक जोड़ी होती हैं, तो दोनों की अलग अलग 2 ट्यूब्स के माध्यम से ये सिल्क फ्लूइड निकलता है, और अंत में जाके एक ट्यूब से ये दोनों ट्यूब जुड़ जाती हैं, और अंत में उस एक ट्यूब के माध्यम से ये सिल्क जो है बाहर आती है, और स्पिन रेट के माध्यम से ये पूरे शरीर के ऊपर इसको लपेटा जाता है। यानी कुल मिला के बात ये है कि इसकी लार्वल स्टेज कंप्लीट होने के तुरंत बाद सिल्क फ्लूइड का सीक्रेशन शुरू हो जाता है, और उसके साथ ही ये जो लार्वा है ये स्पिन रेट के माध्यम से अपने शरीर के चारों तरफ उस धागे को लपेटना प्रारंभ कर देता है, और इसी के माध्यम से एक कोकून का निर्माण कर लिया जाता है, और ये जो लार्वा है उस कोकून के अंदर पूरी तरीके से उस कोकून के अंदर बंद हो जाता है। तो ये प्रक्रिया आपकी समझ में आई होगी। अब इसके साथ ही एक और पदार्थ होता है जो कि इसी ग्लैंड्स के द्वारा ही सीक्रेट किया जाता है, उसको कहते हैं सेरिसिन। ये जो पदार्थ होता है ये गमी प्रोडक्ट होता है, मतलब एक ऐसा पदार्थ जो ग्लू का काम करता है, चिपकाने का काम करता है। इसको सिल्क ग्लू भी बोलते हैं, सिल्क ग्लू। तो ये जो सिल्क ग्लू होता है वैसे इसका नाम होता है सेरिसिन। ये सीक्रेट किया जाता है ग्लैंड्स के द्वारा, और इसका काम क्या होता है, जैसे जैसे ये सैलाइवा या सिल्क फ्लूइड बाहर निकलता है उसके धागे बनते हैं, और धागे को लपेटने का काम लार्वा करता है, उसी समय ये सेरिसिन भी निकलता है, और सेरिसिन के माध्यम से वो जो धागे लपेटे जा रहे हैं वो धागे आपस में चिपक जाते हैं। तो कुल मिला के सारे धागे सेरिसिन के माध्यम से एक दूसरे से चिपकी हुई अवस्था में आ जाते हैं, और एक बहुत अच्छे सुदृढ़ कोकून का निर्माण कर लिया जाता है। तो ये जो कोकून का निर्माण हुआ, अब कोकून का जो निर्माण हुआ उसके अंदर लार्वा जो है वो पूरी तरीके से अंदर बंद हो गया। अब इस लार्वा को आगे प्यूपा में कन्वर्ट होना होता है, तो इसमें लगभग टोटल मिला के कुल मिला के 15 दिन का समय लगता है। यानी ये जो लार्वा है ये लार्वा अपने ऊपर जब धागे को लपेटना प्रारंभ करता है और कोकून का निर्माण करता है, तो इस अवस्था में तो करीब 3 से 4 दिन का समय लगता है। ये इस प्रक्रिया में 3 से 4 दिन का समय लगता है। और इस प्रक्रिया में एक और बात आपको देखने को मिल सकती है कि कई जो वैरायटी हैं, खासतौर से बॉम्बिक्स मोराई, ये लगभग एक लार्वा कोई 1000 से 1500 मीटर सिल्क का धागा प्रोड्यूस कर लेते हैं, और उसी को अपने शरीर के ऊपर ये लपेटा जाता है। तो 3 से 4 दिन में ये अवस्था ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का बहुत एक प्रभाव रहता है। यानी इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पिनिंग की स्पीड है, कोकून को निर्मित करने की जो स्पीड है, धागे को अपने शरीर के ऊपर लपेटने की जो स्पीड है, वो स्पीड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की आदर्श परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती है। यदि टेम्परेचर में कोई वेरिएशन आएगा, ह्यूमिडिटी में कोई वेरिएशन आएगा, तो इसकी स्पीड पे भी फ़र्क पड़ेगा, और इसके साथ साथ इसकी सिल्क की क्वालिटी के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। यानी ये एक बहुत ही सेंसिटिव सा ये प्रोसीजर है, और ये चूँकि इंसेक्ट भी बहुत सेंसिटिव है, तो इसके लिए जो सूटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की जो कंडीशंस हैं वो बना के रखनी पड़ती हैं, तभी ये कार्य पूरी तरीके से अच्छी तरह से संपन्न हो पाता है। यानी आपको अच्छी क्वालिटी की और अच्छी क्वांटिटी में सिल्क तभी मिल सकती है जब इसके लिए आप सब प्रकार की आदर्श परिस्थितियों को बना के रखेंगे। तो कुल मिला के ये जब ये प्यूपा बन गया, ये कोकून का निर्माण पूरा हो गया, फिर उसके अंदर प्यूपल केस का निर्माण होते हुए एक प्यूपा का निर्माण हो जाता है। और प्यूपा का निर्माण लगभग 15 दिन का कैटरपिलर से लेके और प्यूपेशन में कंप्लीट होने में 15 दिन का समय लगता है। तो 15 दिन में ये एक अगला स्टेप इसका कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैंने आपको ये स्लाइड लगाई हुई है, इस स्लाइड में आपको प्यूपा का स्ट्रक्चर भी आसानी से देखने को मिल जाएगा। ये जो
गहरे भूरे या गहरे कत्थई कलर के जो आपको दो संरचनाएं सी के अंतर्गत दिखाई दे रही हैं, ये प्यूपा है सिल्क मॉथ का। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इसकी एडल्ट स्टेज पर। एडल्ट स्टेज में क्या होता है कि अब ये कोकून का निर्माण हो ही चुका है, कोकून के अंदर प्यूपा मौजूद है। प्यूपा अडल्ट में कन्वर्ट होने को जैसे होता है, तो ये जो इसके प्यूपा से और अडल्ट बनने के बीच का जो समय है, ये समय भी मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। यानी अगर आप कहें तो गर्मियों में तो लगभग 1 महीने में प्यूपा से एडल्ट बन जाता है, जबकि सर्दियों में ये ही अवधि बढ़ जाती है और 3 से 5 महीने का समय इसमें लगता है। यानी सर्दियों में तो 3 से 5 महीने में प्यूपा से एडल्ट बनता है और गर्मियों में 1 महीने में प्यूपा से एडल्ट में ये मॉथ कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही ये एडल्ट बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है एडल्ट फॉर्मेशन, तो फिर ये एडल्ट की जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनसे एक एल्कलाइन फ्लूइड वो सीक्रेट किया जाता है, जो कि अंदर से कोकून के एक सिरे को गीला कर देता है, और गीला करते ही वो एल्कलाइन फ्लूइड उस एक सिरे को गला देता है और उसी स्थान से कट करके ये एडल्ट जो है वो कोकून से बाहर निकल कर आ जाता है। तो जो एडल्ट है वो कोकून से जब बाहर निकल के आता है तो इस क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं एमरजेंस, इसको बोलेंगे एमरजेंस। अब एमरजेंस हुआ, कोकून से एडल्ट बाहर निकल के आ गया। अब चूँकि हम ये सारा का सारा सेरीकल्चर की प्रक्रिया कंट्रोल्ड वे में कर रहे हैं, एक मेथड के तहत कर रहे हैं, तो बहुत सारे कोकून्स जो होते हैं वो एक स्थान पर रहते हैं और लगभग समान समय में इनकी साइकिल चल रही होती है। तो समान समय में इनमें से एमरजेंस होती है, धीरे धीरे करके उनमें से एडल्ट बाहर निकल के आने लग जाते हैं। तो उन्हीं एडल्ट्स में मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो मेल को फीमेल नहीं ढूंढने कहीं जाना पड़ता, फीमेल को मेल को ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ता, वहीं मेल और फीमेल आसपास ही उपलब्ध होते हैं, तो उनमें शीघ्र ही मेटिंग की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो मेटिंग की क्रिया शुरू जब हो जाती है तो इस मेटिंग की क्रिया के फलस्वरूप फीमेल जो होती है वो फिर तुरंत ही एग लेइंग प्रारंभ कर देती है। यानी फीमेल में एग लेइंग की क्रिया शुरू हो जाती है और फीमेल जो है वो मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि करीब 300 से 400 एग्स ले करती है। अब ये 3-4 दिन लगभग 3-4 दिन ये प्रक्रिया चलती है और तीसरे चौथे दिन तक एग लेइंग की क्रिया भी पूरी हो जाती है। उसके बाद में ये मेल और फीमेल ये दोनों मॉथ जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, ये जीवित नहीं रहते। इसमें देखने वाली बात यह है कि जैसे ये जो एडल्ट स्टेज है, एडल्ट स्टेज जैसे मैं आपको एक और डायग्राम, एक और चित्र दिखाता हूँ। ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। इस नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक सहतूत की पत्ती के ऊपर लार्वा अवस्था भी दिखाई दे रही है, कोकून भी दिखाई दे रहा है और एक अडल्ट मॉथ भी दिखाई दे रहा है। ये जो अडल्ट मॉथ होता है ये करीब 2 से 3 इंच इसका साइज़ होता है लंबाई में। उसके विंग्स होते हैं तो बड़े हैवी विंग्स होते हैं, मोटे विंग्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये उड़ नहीं सकता क्योंकि ये उड़ना जानता ही नहीं है। सदियों से इसका डोमेस्टिकेशन होता चला आया है, इसका लालन पालन कंट्रोल्ड वे में मनुष्य खुद करता चला आया है, तो इसको कहीं उड़ के जाने की आवश्यकता नहीं होती। भोजन भी इसको अपने निकट ही उपलब्ध होता है, मेल को फीमेल, फीमेल को मेल भी निकट ही उपलब्ध होता है, तो कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए इनको आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए इनकी सारे के सारे ये ऑर्गन्स इनइफेक्टिव हो चुके हैं, है ना। तो ये जो अडल्ट मॉथ होता है तो ये इसका जो कलर होता है वो क्रीमी कलर का होता है, लाइट क्रीम कलर या लाइट येलो कलर या फिर बिल्कुल वाइट कलर का मॉथ हमें दिखाई देता है। इसके अलावा भी जो सिल्क मॉथ है, इसकी और भी दूसरी कई स्पीशीज़ होती हैं जो सिल्क प्रोड्यूस करती हैं, तो उनके कलर में थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन
हमें देखने को मिलता है। उनके कोकुन्स में भी कलर में वेरिएशन मिलेगा, उनकी लार्वल स्टेज में भी वेरिएशन मिलेगा। तो ये चीज़ हम उसमें अलग अलग वैरायटी में थोड़ा थोड़ा अंतर देखेंगे। लेकिन अडल्ट स्टेज बॉम्बिक्स मोराई की जैसी दिखाई देती है, वो मैं आपको इस स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ। वो एक इंसेक्ट है, इसलिए इसकी बॉडी को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर ही सकते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और एब्डोमेन वाले पोर्शन में इसकी एब्डोमेन सेगमेंटेड होती है, खंड युक्त होती है। तो एमर्जेंस के बाद क्या हुआ? एमर्जेंस के बाद मेल और फीमेल दोनों मीटिंग की क्रिया करते हैं, मैथुन की क्रिया होती है, और उसके तुरंत बाद जो फीमेल होती है वो अंडे देना प्रारंभ कर देती है। इस पूरे के पूरे प्रोसीजर के दौरान करीब 3 या 4 दिन का समय लगता है। दोनों ही यानी मेल और फीमेल दोनों ही भोजन ग्रहण नहीं करते। इनके आसपास मलबरी लीव्स होती हैं, लेकिन ये उनको खाते नहीं हैं। और अल्टीमेटली इस 3-4 दिन की अवधि में एग लेइंग के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है, ये प्राण त्याग देते हैं। और जब जो एग्स प्राप्त होते हैं, उन एग्स से फिर फर्दर अगली जनरेशन की लाइफ साइकिल प्रारंभ हो जाती है, जो कि मैंने एग से शुरू की थी। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इसका एक और भी एक स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, देख सकते हैं कि एक शहतूत की पत्ती है और उस शहतूत की पत्ती के ऊपर मलबरी लीव के ऊपर सिल्क मॉथ के छोटे छोटे एग्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको। एग के बाद लार्वल स्टेज, लार्वा स्टेज के बाद कोकून जिसके अंदर प्यूपा है, और कोकून के बाद अडल्ट स्टेज। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल एक आपको मलबरी लीव के ऊपर, शहतूत की पत्ती के ऊपर आप देख सकते हैं, अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद आते हैं इसी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल को जो मैंने आपको अभी समझाई है, इसको आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसमें जैसे एक फीमेल मॉथ ने 2 तरह के एग दिए, नॉर्मल एग और डायापॉज एग, यानी नॉन हाइबरनेटिंग एग और हाइबरनेटिंग एग। अब इनमें से हैचिंग होगी, हैचिंग हुआ, लार्वा निकला। लार्वा के फर्स्ट इंस्टार का जो समय होता है लगभग अवधि 3 से 4 दिन में पहली मोल्टिंग हो जाती है, फिर 2 से 3 दिन में दूसरी मोल्टिंग हो जाती है, फिर 3 से 4 दिन में तीसरी मोल्टिंग हो जाती है, फिर चौथे इंस्टार में 3 से 4 दिन में चौथी मोल्टिंग हो जाती है, फिर 5वें इंस्टार में ये प्रवेश कर जाता है ना। 5वें इंस्टार में प्रवेश करने के बाद और इसकी थोड़ी ग्रोथ 6 से 8 दिन तक और होती है, और उसके बाद ये मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद लार्वा सिल्क का स्पिनिंग का काम शुरू कर देता है, सिल्क प्रोड्यूस करने शुरू हो जाती है, उसको ये लपेटना शुरू कर देता है, और कोकून का निर्माण हो जाता है। कोकून में से फिर वो अंदर उसका प्यूपेशन हो जाता है। प्यूपेशन के बाद अडल्ट के बाद एमर्जेंस के बाद दोबारा से ये लाइफ साइकिल प्रारंभ हुई, वो आप देख सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बीच में रेट ऑफ लार्वल ग्रोथ, ये एक चार्ट देखो। इस चार्ट में क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में फर्स्ट इंस्टार में जितना आकार लार्वा का होता है, सेकंड इंस्टार में उससे 20 गुना अधिक बढ़ जाता है, 20 गुना आकार बढ़ जाता है। तीसरे इंस्टार में ये 120 गुना हो जाता है, चौथे इंस्टार में 730 गुना हो जाता है, 5वें इंस्टार के पहले दिन में 2640 गुना होता है, तो 5वें इंस्टार के लास्ट डे में 10,000 गुना बढ़ जाता है। यानी इतनी तेज़ी के साथ ये ग्रो करता है लार्वा। और चूँकि ये हैचिंग के तुरंत बाद ही मलबरी लीव्स को खाना शुरू कर देता है, तो लगातार खाते ही रहता है। इसके कारण से इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते चले जाते हैं और ये बॉडी बड़ी होती हुई चली जाती है। तो ये हुआ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। सेरीकल्चर के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण भाग आपने पढ़ा। अब आगे इस इंडस्ट्री में किस तरह से कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे रियरिंग की जाती है, कैसे पालन पोषण करते हैं और कैसे सिल्क प्राप्त करते हैं, और कौन कौन सी वैरायटी की सिल्क किस स्पीशीज़ से हम प्राप्त करते हैं, ये आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।